नमस्कार सभी साथियों को, सभी साहित्यकारों को। आज मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा अपने सब सब दर्पण साहित्य समूह के कार्यक्रम शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व में आप सबके साथ हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा कुछ समय से उपलब्ध नहीं हो रहा था, कुछ कारण थे और पुनः हमने प्रारंभ किया है। और जब पहली बार हमने कार्यक्रम किया था, बहुत बड़े-बड़े रचनाकार आए थे, अच्छे रचनाकार आए थे। और चूँकि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है दोबारा से, लॉन्च है दोबारा से, लॉन्च कह सकते हैं इसको आप। तो आज हम एक विशिष्ट अतिथि को लेके आए हैं, जो कि हमारे ही शहर अलीगढ़ से हैं। एक बहुत अच्छे गज़लकार, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। और आपके बारे में मैं कुछ ही जानता हूँ केवल, जो जानता हूँ। आपसे भेंट हुई थी हमारी, 2 बार भेंट हो चुकी है आपसे, और 1 बार भेंट हमारी हुई पहले, और उसके बाद भेंट हमारी हुई आपकी सतमुला कवियों की चौपाल की शूटिंग के दौरान, और उसमें आपकी शूटिंग थी। और आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया वहाँ पर, और वो जब निश्चित रूप से वो आपको एक अच्छा लगा अनुभव। मुझे अमिताभ जी ने बताया था कि सतमुला कवियों की चौपाल का अनुभव अच्छा रहा। तो मुझे लगा कि अ, ऐसे रचनाकार को हमें लेकर आना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि स्वागत करूँ अमिताभ शर्मा जी का। अमिताभ शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, हमारी मैं मुलाकात हुई थी कार्यक्रम आपसे दिल्ली में हुई थी। जी, जी। और साधना टीवी कार्यक्रम के प्रोग्राम में। जी, जी, हाँ, साधना टीवी का जो चैनल है, हमारा जो सतमुला कवियों चौपाल कार्यक्रम है, वहीं आपसे भेंट हुई थी आपसे। और बहुत अच्छा व्यवहार आपका, बहुत अच्छी रचनाएँ आपकी, वहाँ का जो कार्यक्रम में आपने प्रस्तुतिकरण दिया था, बहुत अच्छा दिया था। तो निश्चित रूप से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और धन्यवाद सर, अब धन्यवाद। मैं आपकी ये रचना सुनाना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह तो नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि मैं हाँ, एक एंकर और संचालक हूँ, आप एक कवि हैं। और तो आपकी रचना मुझे प्राप्त हुई है, जो कि आपके व्यक्तित्व को कहीं व्यक्त करती है, आपके व्यक्तित्व को। लिख तो रहा हूँ पर कोई शायर नहीं हूँ मैं, लिख तो रहा हूँ पर कोई शायर नहीं हूँ मैं, ये आपका बड़प्पन है। लिख तो रहा हूँ मैं पर कोई शायर नहीं हूँ मैं, गज़लों का गीत का कोई माहिर नहीं हूँ मैं। अल्फाज हैं फ़कत मेरे इस दिल का आईना, अल्फाज हैं फ़कत मेरे इस दिल का आईना, नीरज शकील या कोई शायर नहीं हूँ मैं। आप ना शायर हैं, ना शकील हैं, ना नीरज हैं, आपने कहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप नीरज जी के शागिर्द तो हैं। आप शाहिर नहीं हैं, लेकिन नीरज जी के शागिर्द हैं, नीरज जी के पड़ोसी आप रहे हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे आपसे अवश्य। तो आपकी बात में सत्य है, लेकिन थोड़ा असत्य भी है। तो कहीं प्ले हो गया है, वर्ड प्ले हो गया है आपने, तो निश्चित रूप से बहुत आप फ्री हैं तो मैं आपको कार्यक्रम प्रारंभ करूँ, तो आपको जी, यदि बिल्कुल, बिल्कुल। अनुमति हो। ज़रूर। दोस्तों, मैं अभी सर, आपकी आपके आवाज़ थोड़ी सामने, कट रही है। आप हाँ, प्लीज़ बताएँ। क्या नेटवर्क से दिक्कत हो रही है थोड़ी-सी, हाँ, वो प्लीज़, प्लीज़ बात बताएँ। अल्टीमेटली वहाँ ठीक है। तो अभी आ रही है सर। मित्रों, कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं अमिताभ शर्मा जी से। हम प्रश्नोत्तर करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न करेंगे, और जैसा वो है। तो शर्मा जी, हम जानना चाहेंगे आपका जन्म कहाँ हुआ, और आपकी अपनी माताजी और पिताजी के बारे में सर, हमारा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। ये बांदा जिला चित्रकूट के पास पड़ता है। ये वही जिला है जहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, बांदा जिले में। जी, और माताजी, पिताजी के विषय में, हमारी माताजी तो एक गृहिणी हैं और हमारे फादर इलाहाबाद बैंक में मैनेजर थे। और जी, जी, स्टार्टिंग हमारी जो बचपन जो हमारा बीता वो अलीगढ़ में ही बीता। जन्म ही हमारा, जन्म के बाद हम अलीगढ़, हमारे डैडी अलीगढ़ में पोस्टेड थे, जिससे हमारा जन्म बांदा में हुआ। जी, जी, तो अलीगढ़ में ही पढ़ाई लिखाई हुई, जी, अलीगढ़ में ही सब कुछ हुआ। तो बेसिकली अलीगढ़ को ही बिलोंग करते हैं, जन्म बांदा में हुआ। जी, जी, बहुत अच्छा, बहुत क्या कोइंसिडेंस है। कई बार क्या होता है कि कोइंसिडेंस ये है कि मेरा जन्म भी बुंदेलखंड में हुआ, हमीरपुर में हुआ, और अरे आपका वाह, जन्म, हमीरपुर बांदा के पास ही जी, पड़ता है। जी हाँ, आपका जन्म हुआ जहाँ तुलसीदास की जन्मस्थली है, बांदा में हुआ। और बांदा में हुआ। मेरा जो जन्म हुआ हमीरपुर में हुआ, लेकिन जो तिथि थी, जो तुलसीदास जी की जन्म तिथि है और मेरी जन्म तिथि है, समान है। तो क्या अरे वाह। कोइंसिडेंस है आपके साथ मिलने के साथ में। नहीं, तो तो ऐसे एक अच्छा लगता कोइंसिडेंस है और है कि हमारे साथ। फिर एक कोइंसिडेंस और है, आपकी जन्म तिथि तुलसीदास जी से मिल रही है, हमारी जन्म तिथि भगवान श्री कृष्ण से मिल रही है। हम अरे जन्माष्टमी को वाह, रात को करीब 12 बजे पैदा हुए थे। वाह, वाह, उस दिन वाह, जन्माष्टमी थी और रात के 12 बज रहे थे। जी, 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 वाह, बहुत बहुत अच्छी बात रात है, के 12 बहुत बजे। अच्छी।
बहुत अच्छी, बड़े एक अच्छी हुआ। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और उसका कोई संस्मरण प्रारंभिक शिक्षा के समय का। तो प्राइमरी प्रारंभिक एजुकेशन से शिक्षा हम हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बताएं। प्रारंभिक शिक्षा ये हाँ, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई और उसका कोई संस्मरण उसके बारे में, उस समय की कोई जी जी, ऐसा बिल्कुल बातें हैं बिल्कुल। जैसे क्या-क्या बातें होती हैं? प्रारंभिक शिक्षा हमारी स्टार्ट हुई अलीगढ़ में ही हुई। स्कूलिंग भी अलीगढ़ में हुई, बाद में कॉलेज भी अलीगढ़ में किया, और उसके बाद एमबीए भी हमने किया, वो अलीगढ़ में ही किया। सारी चीज़ें अलीगढ़ में ही हुई। तो बेसिकली हमने एक कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं। एमकॉम किया हमने, उसके बाद एमबीए किया हमने मार्केटिंग में। और संस्मरण की अगर बात करें तो एक बड़ा प्यारा सा संस्मरण है जो कविताओं से जुड़ा हुआ है। जी, तो स्वागत, शायद हम स्वागत। दूसरी या तीसरी क्लास में हम रहे होंगे, और हम पढ़ाई लिखाई में हमेशा से बहुत कमजोर रहे, और कविताओं में कोई रुचि थी ही नहीं हमारी। तो दूसरी तीसरी क्लास में एक कविता हुआ करती थी, शायद आपको याद हो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, वाह, वाह, वाह! बीती रात कमंडल फूले। तो ये कविता थी जो हमारी टीचर हमें बहुत दिनों से याद कराना चाह रही थी, और हमें याद ही नहीं हो रही थी। तो एक दिन उन्होंने संडे के दिन हमें अपने ट्यूशन में बुला लिया और बोले, अब जब तक तेरे को ये कविता याद नहीं होगी तब तक तुम घर पे नहीं जाओगे। तो हम वहां पे बैठे रहे, कविता याद करते रहे। सुबह से आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम हो गई और हमें कविता याद नहीं हुई। सर हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी कई आवाज नहीं आ समस्या रही होगी सर, आपकी बताइए आवाज आप। नहीं, मैं तो आपकी म्यूट आवाज किया नहीं आ हुआ ना वरना। जी, मैंने रही। अच्छा म्यूट किया अच्छा। होता इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सुबह से शाम हो गई और हमारे को वो कविता याद नहीं हुई। तो टीचर बोली, ऐसा है जब तक याद नहीं होगी जाओगे नहीं तुम। तो वो जाके अंदर जाके सो गई रजाई उड़ के, और हम धूप में बैठ के कविता याद करते रहे। फाइनली क्या हुआ, जब ओहो! वो सो गई तो हमें भी भूख लग रही थी, 4-5 घंटे हो गए कविता याद नहीं हुई। तो हमने कहा भूख लग रही थी, तो हम गए किचन में घुस गए। छोटे से बच्चे थे, जी, किचन में घुस गए, वहां पे और कुछ नहीं जी, मिला तो मटर रखी हुई थी। मटर होती है जी। ना, हरी मटर रखी हुई थी, हम छील छील के सारी खा गए। करीब हुँ। आधा किलो करीब मटर होगी, हमने पूरी खा ली। उसका दरवाजा खोल के हम भाग गए। अगले दिन जब हम उनके ट्यूशन में दोबारा पहुंचे, बोले हाँ, टीचर बोली, कल तू बिना बताए भाग गया था और बंदर आके मेरी हाँ। सारी मटर खा गया किचन में से। अब उन्हें पता ही नहीं कि मटर किसने खाई थी, और हमने भी नहीं बताया आज तक। हाँ, हाँ, चलिए और वो अगर वो कविता और सुनाएँगे वो कविता तो मुझे मालूम मुश्किल में याद है। पड़ेगा। जी, अगर वो शिक्षिका अभी कहीं सुन रही होंगी तो निश्चित रूप से मन में सोचेंगी कि हम क्या समझते रहे अपने बच्चों जी को। जी जी। सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि वो अपने बच्चे को बंदर समझ बैठे, ये भूल उनकी रही कहीं न कहीं। तो हाँ ऐसे संस्मरण निश्चित रूप से बड़े रोचक होते हैं और शायद उसी प्रेरणा लेके आपने बाद में कविताएँ करना शायद शुरू किया और अब तो आपको कविताएँ तो जी याद रखनी पड़ती होंगी निश्चित रूप से। जी 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 हाँ, जी। अब तो कविताएँ याद करनी पड़ेंगी। तो यही बात आई जो कविता से संबंधित था। तो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका साहित्यिक जीवन फिर कब और कैसे प्रारंभ हुआ? साहित्यिक जीवन देखिए, आपको बताएं, पहले तो हम आपको ये बताएं कि हिंदी के एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े कवि थे, महाकवि, अब भवानी प्रसाद मिश्र जी। जी, जी। वो हमारे नाना जी थे। अरे! वो एक्चुअली डायरेक्ट वाह! नाना जी नहीं थे, ब्लड रिलेशन में नहीं थे। जी, हमारी मम्मी के जी, सगे जी। फूफा जी थे। हमारी मम्मी के जी, अरे सगे फूफा बहुत जी थे। क्लोज़, वो तो बहुत तो क्लोज़ होता है, बहुत क्लोज़ होता है। तो जब हम लोग कभी चित्रकूट में हम लोग बांदा चित्रकूट जाते थे, तो वहां पे जी, अक्सर जी। बातें हुआ करती थी कि भवानी दद्दा की वो वाली कविता, भवानी दद्दा की वो वाली कविता। लेकिन हम कुछ हुँ, ध्यान हुँ। नहीं जाता था हमारा कि क्या क्या भवानी दद्दा की कविताएं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुँ, था। हुँ। हुँ, हुँ। और आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी के एक और बहुत बड़े कवि थे, कुंवर बेचन साहब। वो हाँ, हमारे हाँ, डैडी के बहुत स्वागत अच्छे दोस्त थे, वो हमारे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनका भी घर पे आना बहुत जाना लगा अच्छा। रहता था। तो जी, उनका जी, भी घर पे बहुत आना अच्छा, जाना लगा बहुत रहता अच्छा। था, लेकिन कविताओं से कोई इंटरेस्ट हमारा नहीं था। इत्तेफाक की हुँ, बात है कि सन 2000 में हम अलीगढ़ से कानपुर जा रहे थे। जी। तो जो कानपुर का हमें लगा कि ट्रेन में जाना है, हमें अपने को सफर करना है, एक किताब खरीद ली जाए। तो हुँ, हुँ। बुक स्टॉल पे गए, वहां पर एक किताब लगी हुई थी जिस पर टाइटल लिखा हुआ था, कारवां गुजर गया। अरे वाह, वाह, तो वाह! हमने वो किताब खरीद ली, और हमें यह नहीं मालूम था कि ये पोइट्री की किताब है, कि हुँ, कारवां हुँ। गुजर गया। अब हम वो किताब हुँ, लेकर, 26 रुपए की किताब आई, वो किताब लेकर हम ट्रेन में बैठे, और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें समझ में ही नहीं आ रही थी वो किताब। एक तो हुँ, नीरज जी हुँ, की हुँ। भाषा इतनी उच्च श्रेणी की होती थी, बड़ी जी, जी, अच्छी जी। हिंदी थी उनकी, तो हमें समझ जी, में ही जी, नहीं हाँ, आई। निश्चित रूप से। तो 15-20 मिनट पढ़ने के बाद हमने वो किताब उठा के फेंक दी, और हमने ये सोचा हुँ, मन में कि कितनी बकवास किताब लिखी गई है ये, हमारे 26 रुपए हुँ, आज हुँ। बेकार हो गए। हुँ, हुँ। तो उसके बाद, लेकिन वो जो किताब थी हमारे साथ इस तरह जुड़ी हुँ, कि हम डेली उस किताब को पढ़ते थे, और उसके हुँ, बाद उठा के फेंकते थे कि ये किताब बिल्कुल हुँ, बकवास है, पता नहीं क्यों लिखी गई और किसने लिखी। हुँ, और हुँ, हुँ।
कविताओं में इंटरेस्ट ही नहीं था, इत्तेफाक से कविता की किताब हाथ में लग गई थी। लेकिन ईश्वर कुछ और चाहता था हमारे लिए। सन 2005 में हम भोपाल में थे, जी। तो हमारी सिस्टर का फोन आता है भोपाल में, तो वो कहती है हमने किराए के लिए एक मकान देखा है, तो हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं घर। तो हमने कहा कर लो, ठीक है। तो उन्होंने बोला जानते हो किसका घर है? अच्छा, आप सुनिए कितना बड़ा इत्तेफाक होता है, ईश्वर क्या चाहता है। जिस समय वो ये बात कर रही थी, रेडियो पे गाना बज रहा था, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। वाह वाह, ये गाना बज रहा था और हमारे हाथ में नीरज जी की किताब लगी हुई थी। तो हमारी सिस्टर कहती हैं तुम जानते हो किसका घर में हम लोग जा रहे हैं? हमने कहा किसके घर में? बोले जो हिंदी के बहुत बड़े कवि है ना नीरज जी, उनके घर में हम लोग किराए पर रहने जा रहे हैं। तो हमें लगा अरे तो नीरज जी के घर में इत्तेफाक की बात है कि गाना रेडियो पे बज रहा है, हाथ में किताब है, नीरज जी की बात हो रही है। इससे बड़ा कोइंसिडेंस क्या होता है? बिल्कुल। हमने कहा तुरंत ले लो ये वाला घर। हमने अपनी सिस्टर से बोला तुरंत ये वाला घर ले लो, हमें पूछना है उनसे, नीरज जी से पूछना है कि ऐसी किताब क्यों लिखी जो समझ में ही नहीं आती है। शायद 2-3 महीने बाद हम भोपाल से अलीगढ़ आए, और हम जब नीरज जी के सामने हमारा हुआ, तो नीरज जी से हम कुछ बोल ही नहीं पाए। उनका जो ऑरा था वो इतना शानदार हुआ करता था कि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। खैर नीरज जी के साथ आए तो कविताएं वगैरह सुनने सुनाने का दौर चला। बड़े बड़े साहित्यकार उनके घर पे आते थे, मिलना जुलना होता रहा। और हमारी 2005 में एक दिन जॉब लग जाती है दिल्ली में। और 2005 में अक्टूबर का महीना था, हमारी लड़ाई होती है हमारे बॉस से। हम अब ये देखिए 2000 में हमने किताब खरीदी है और 2000 से 2005 हो गया, डेली वो किताब हम उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फेंक रहे हैं। डेली उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा डेली हो रहा है। अब 2005 में जो हमारी अक्टूबर के महीने में बॉस से लड़ाई होती है, तो कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहा था वो। अचानक हमारे मुंह से अनायास ही कुछ पंक्तियां निकलती हैं कि युग युग चली उम्र की मथनी, तब छलकी दद में चिकनाई, पिरा पिरा हर सांस उठी जब, तब जाकर मटकी भर पाई। और एक कंकड़ी तेरे कर की ना जाने किस दिश से आई, पलक झपकते लूट ले गई जन्म जन्म की सकल कमाई। अच्छा, ये बात जैसे ये पंक्तियां निकलती हैं तो हमें लगता है कि ये पंक्तियां हमारे दिमाग में आई कहां से। फिर हमें लगता है कि हम पिछले 5 साल से एक ही किताब पढ़ रहे हैं, हो ना हो ये कविता, ये पंक्तियां उसी किताब की हैं। तो हम अपने रूम पे पहुंचते हैं, रूम पे पहुंच के जब किताब खोलते हैं तो देखते हैं कि ये पंक्तियां नीरज जी की हैं, उसी किताब की हैं। अब हम अगला पेज पलटते हैं, फिर देखते हैं उसको, तो किताब हमें अगली कविता भी याद होती है, उसकी अगली कविता भी याद होती है। 5 साल में डेली पढ़ते 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 वो पूरी किताब हमें याद हो चुकी थी और हमें पता ही नहीं था। जहन में समा गई, जहन में वो सब, वो इतनी बुरी तरह अंदर घुस चुकी थी, इतनी बुरी तरह अंदर घुस चुकी थी। अब उसके बाद क्या होता है कि 15-20 दिन बाद हम अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। अच्छा, अब वो किताब हमारी समझ में भी आ रही है और हमें अच्छी भी लग रही है। नीरज जी की किताब हमें समझ में भी आनी शुरू हो रही है और अच्छी भी लग रही है। कहते हैं ना, अच्छे लोग और अच्छी किताबें हमेशा देर में समझ में आती हैं। वही हमारे साथ हुआ, हमें बहुत देर में समझ में आया, 5 साल लग गए समझने। अब उस घटना के 10-15 दिन बाद क्या होता है कि हमारे ऑफिस के कंप्यूटर खराब हो जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है। सब लोग आकर बैठे होते हैं कैंटीन में, अंताक्षरी खेल रहे हैं, कोई कुछ खेल रहा है। अचानक क्या होता है, बिल्कुल सत्य घटना है, शायद आप विश्वास ना करें, हमारे आंखों के सामने अंधेरा छाता है और हम कहीं दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। बराबर में एक भैया बैठे थे, मैंने उनसे कहा भैया हमें कुछ हो रहा है, और अंदर से कुछ पंक्तियां निकल रही हैं हमारे अंदर से। बोले जो निकल रहा है वो तुम लिख दो। तो उन्होंने हमें कागज पेन दिया, बोले जो तुम्हारे मन में आ रहा है लिख दो। उस दिन हमने अपनी 84 लाइन की कविता पहली बार लिखी अपने जीवन में। अरे वाह वाह। और वो कविता 84 लाइन की थी और हम क्या लिख रहे हैं हमें खुद ही होश नहीं था। लिखने के बाद हमने कविता उठाई और अपनी जेब में रख ली। उसके बाद अब हम शाम को जब बस से जा रहे हैं वापस, तो बस से जाते जाते क्या होता है कि फिर वही चीज होती है, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है, और फिर अचानक से दिमाग में कुछ पंक्तियां आती हैं। और हमारे पास ना तो पेन था ना पेपर था बस के अंदर। हमने ये आस्तीन ऊपर चढ़ाई यहाँ की, और बराबर वाले आदमी से पेन मांगा और यहाँ पे हमने कविता लिखनी शुरू करी। और एक और कविता वहां पे लिख जाती है, उसी दिन में दूसरी कविता। अच्छा, उसके बाद दोनों कविताएं हमने ले जाके ढंग से एक डायरी पे लिखी, और जब हम अलीगढ़ आए तो हमने नीरज जी को सुनाया। हमने कहा बाबा ये हमने कविता लिखी है कैसी है? तो बाबा कहते हैं बकवास है, बहुत बेकार है जो तुमने लिखी है, बहुत बकवास है। बोले इस कविता की केवल 2 लाइन अच्छी हैं, और वो हम लाइन आपको बता देते हैं। वो लाइन थी, मुझे मंदिर में मस्जिद में सभी कुछ व्यर्थ लगता है, ये कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां पे धर्म बिकता है। तो नीरज जी का कहना था कि केवल ये 2 लाइनें अच्छी हैं, बाकी पूरी कविता तुम्हारी बेकार है। खैर चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे कविताएं आती गई और हम लिखते गए, नीरज जी को हम सुनाते रहे। नीरज जी हर बार अगर वो कविता आपके पास अभी हो तो हम चाहेंगे, थोड़ा व्यवधान हो रहा है बातों में, तो हम चाह रहे हैं कि वो कविता इन दोनों कविताओं में से कोई कविता का पार्ट अगर आपके पास में हो तो हमें सुनाएं कुछ, हमारे दर्शक नहीं, उस समय वाली कविता तो हमारे पास अभी नहीं होगी, वो हमारे नहीं होगी। हमें कविता की कुछ पंक्तियां, हाँ उसके बाद जो रचना उसको हम बताएं,
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी चाहेंगे आपकी रचना सुने कोई, तो प्रारंभिक समय की कोई रचना है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल की, तो अगर सुना पाए तो एक अच्छा लगेगा। एक हमने प्रार्थना लिखी थी ईश्वर के लिए, जी तो हाँ, वो बिल्कुल, सुना स्वागत देते है। हैं आपको। मुझको तू उस राह चला जिस पर जलते हो अंगारे। ईश्वर से प्रार्थना है हमारी, ईश्वर से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ मांगता है। हम क्या मांग रहे हैं ईश्वर से? मुझको तू उस राह चला जिस पर जलते हो अंगारे, मुझ पर तू वो तीर चला बरसें जिससे विष के धारे, मेरा तू वो भाग्य बना जिसमें लिखे हो अंधियारे, मौसम जब दुख का आए तब रूठ जाए मुझसे सारे, जब प्यास से ये तन व्याकुल हो तब देना मुझको हलाहल, जब प्यास से ये तन व्याकुल हो तब देना मुझको तू हलाहल, जल में हूं जब मैं डूब रहा बरसाना मुझ पर तब बादल, विषसी देना हर विषम स्थिति, देना कटु से कटुतम रस्ते, विषसी देना हर विषम स्थिति, देना कटु से कटुतम रस्ते, भगवान मुझे वो साहस दे, सहजाऊं सब हंसते हंसते, सहजाऊं सब हंसते हंसते, सहजाऊं सब हंसते हंसते। बहुत अच्छी प्रार्थना तो ये लिखी, निश्चित प्रारंभिक रूप दौर से। की हाँ, इतने नहीं, बहुत अच्छी बात थी। अब इतनी दुरूह चीज की जब व्यक्ति कल्पना करता है कि ईश्वर मुझे ऐसी परिस्थितियां देना, और जब ईश्वर ऐसी परिस्थितियां देगा तो वही परिस्थितियां तो आपको निकाल के ले जाएगा ईश्वर। जब आपके बिल्कुल मन बिल्कुल से परिस्थितियां दे सकता है तो आपका साथ भी देगा। तो बहुत अच्छी बात है इसमें बिल्कुल आपकी। और बिल्कुल। ये करते हैं आप भी, आपने जीवन, साहित्य जीवन प्रारंभ किया आपने, तो फिर आपने किस विधा में लिखना प्रारंभ, कौन सी विधा पसंद थी, किस विधा में लिखना आपने प्रारंभ किया? शुरुआत में तो हम नीरज जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, तो कविताएं जो नीरज जी छंदों में लिखते थे उस तरह से लिखते थे। हाँ हालांकि हमें हाँ, छंदों की जानकारी नहीं थी, छंद गलत भी होते जी थे, सही भी होते थे, तो जी जी उसी में हमने लिखने की शुरुआत करी। तो कविताएं होती थी, जी गीत होते थे, और जी जी। आपको हम बताना चाहेंगे कि हाँ, शुरुआत छंदों, गीतों, कविताओं से हुई, तो वही चलता रहा हमारा। और नीरज जी हमें कभी कभी टॉपिक भी देते थे कि इस पर लिखना है, तो हम उस टॉपिक पर भी लिखते थे। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये हमारा एक प्रश्न, ये प्रश्न भी था हमारा कि आप विधा, आपने चलिए गीत से प्रारंभ किया, आपने छंदों से प्रारंभ किया, नीरज जी को आपने फॉलो किया, तो फिर वही प्रश्न आता है, शायद इसमें कुछ पूरक हो जाएगा कि आपके साहित्यिक जीवन में अन्य स्थापित कवि, पुराने कवि और समकालीन कवि, और जिनको आपने कुछ समय मिले हैं, उनमें से जो उनका पढ़ा है आपने, उनको जैसे बताया नीरज जी को पढ़ने से तो आपका साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ, तो नीरज जी के अलावा और किस किस कवि या रचनाकार को पढ़ने से आपके जीवन में कुछ महत्व हुआ है? किस किस को पढ़ाया आपने, और उससे क्या क्या आपको जीवन में मिला है? क्योंकि हर नीरज व्यक्ति जी को के कुछ ना अलावा कुछ, हमने मैंने, क्यों हमने बच्चन को बहुत पढ़ा है, हमने बहुत पढ़ा है बच्चन को, जी हालांकि बच्चन जैसा हमने लिखा कभी नहीं, लेकिन बच्चन को पढ़ने के बाद क्या होता है कि बड़ी विषम परिस्थितियों से निकलने का रास्ता जो बच्चन जी ने बताए हैं, सिर्फ एक एक दो दो लाइन में पूरी कविता उनकी आती है, और अंत में एक लाइन में वो तुरंत आप एकदम उसका समाधान दे देते हैं। पूरी किताब जी जी लिखते हैं, निशान नेमत ने किताब पढ़ी उनकी, मेरी पूरी 100 की 100 कविताओं की है, और अंत में आखिरी कविता 100वीं कविता में होता है, जाओ मेरे साथी मेरे कल्पित मन के, यानी कि पढ़ने वाले को कहीं से कहीं ले जाते हैं और बाद में कह देते हैं बिल्कुल। कि मेरे कल्पित मन के साथी तुम चले जाओ। तो वहां जी ऐसे समाधान दिए हैं। तो मैंने ऐसे सीखा नीरज उनसे काफी, हरवंश राय बच्चन जी थे। और एक और कोइंसिडेंस है कि आप तो नीरज जी के मकान में रहे, और मेरा पहला जो कवि सम्मेलन है नीरज जी के चरणों में हुआ, आगरा में सन 81 में पूर्व सदर अरे में वाह। कार्यक्रम था। हम कई मित्रों ने आयोजित किया था, अखिल भारतीय जी युवा जी। कवि सम्मेलन किया था वो, उसमें नीरज जी जी। थे, और काका जी और ओके। नीरज जी दोनों थे, सबसे बड़ी बात थी उसमें। अरे वाह। ऐसा जी बहुत जी कम जी। होता था कि दोनों सिटी में आते थे, तो बच्चों की मांग पे वो आ गए थे, सारे स्टूडेंट्स ओके। का था, तो आ गए थे, तो बहुत अरे अच्छा। वाह, बहुत तो अच्छी बात है। हाँ, तो आप बताएं नीरज जी के हमने अलावा और नीरज किस किस से प्रभावित रहे आप, नीरज जी को तो हमने किससे पढ़ा, पढ़े? नीरज जी की तो हमने बहुत सी किताबें पढ़ी, और उसके जी, अलावा फिर हमने बच्चन जी को भी पढ़ा। नीरज हमने पूछा वाह, था एक दिन नीरज जी से कि हाँ, बाबा हम आपको तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा और कौन से साहित्यकार हैं जिनको हम पढ़ें? तो उन्होंने पहला नाम हम्म, बच्चन जी का ही बताया था। बोले बहुत आप जो गहराई पढ़े थी। बच्चन जी को पढ़िए। और कहीं ना कहीं वो नीरज जी बच्चन जी को अपना गुरु मानते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार इस बिल्कुल बातों में बिल्कुल बोला मानते, कि मेरे नहीं ऊपर बिल्कुल उनको ही, बच्चन जी का हाँ प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाँ, रोल मॉडल नीरज जी उनको ही मानते थे, बच्चन जी को पहले। जी, बच्चन जी को अपना गुरु मानते थे। और इसके अलावा हमें जो शायरी पसंद आई, तो बशीर बद्री साहब हमें बहुत पसंद आए, वाह साहिर वाह, लुधियानवी साहब हमें बहुत पसंद आए। और अगर हम जी फिल्मों जी के गीतकारों की बात करें तो आनंद बख्शी साहब हमें बेहद पसंद थे। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत कठिन होता है। असल में क्या होता है कि जैसे गीतकार होते हैं, हम लोग रचनाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो हम लोग कई बार विषय आधारित होते हैं, लेकिन जो जी फिल्मी गीतकार हैं उनको कभी भी कम करके नहीं आ सकते हम,
उनका काम बहुत बिल्कुल। कठिन होता है। उनके जी, साथ जी। में प्लॉट भी होता है उनके सामने, विषय भी होता है और कई बार एक ही गाने में 4-5 सिचुएशन होती है उनके सामने, तो बहुत सिचुएशन कठिन होता है बिल्कुल, लिखना और सब कुछ तैयार पहले से होता है, उसके बाद गीत लिखते हैं वो, तो बहुत कठिन काम है। उसके बाद आनंद बख्शी जी बहुत कालजयी रचनाकार रहे हैं, कालजयी और बिल्कुल। बहुत तो एक और कोई संस्मरण आप सुनाएँ साहित्यिक जीवन का जो साहित्य से संबंधित रहा हो आपका? साहित्य का जी, कार्य शुरू करने के बाद में संस्मरण बताएँ, फिर आपकी कहानी आगे ज़रूर, चलेगी ज़रूर। फिर। ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था यहाँ से। हमने जी, आपको बताया हम नीरज जी को कविताएँ सुनाते थे और नीरज जी कहते थे बकवास है, बहुत बेकार लिखा है तुमने। जी, तो जी। उसके बाद हमने नीरज जी को सुनाना बंद कर दिया कविताएँ, 2-3 साल का बीच में हाँ, गैप आ गया। हाँ, अब हाँ। एक दिन क्या होता है, आदरणीय अशोक अंजुम जी, आप जानते होंगे अशोक अंजुम जी को? हाँ, हाँ, तो जी, आदरणीय पहचानता अशोक हूँ। अंजुम जी नीरज जी के पास बैठे हुए थे और जी, अपनी जी। कविताएँ सुना रहे थे वो नीरज जी को। और नीरज जी उनकी कविताओं में जी, करेक्शन कर रहे थे या सुन रहे थे, हमें ठीक से नहीं पता। जी, जी। तो दोनों लोगों की बातचीत हाँ। चल रही थी। हम बाइक लेके वहाँ से निकले, तो हमने देखा हुँ, अंजुम जी और नीरज जी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे रुक गए। हुँ। तो हम उनकी कविताएँ सुनी। जब अंजुम जी का अपनी सुना चुके कविताएँ, तो हमने बाबा से कहा, जी, "बाबा, ये कविता हम भी सुनाएँ अपनी?" तो हाँ। बाबा हँसे और बोले, "फिर हुँ, सुनाओगे अब तुम?" हमने कहा, हाँ, "हाँ बाबा, एक हमने कुछ लिखा है, सुना दें?" तो हाँ। बोले, "अच्छा सुनाओ।" अंजुम जी भी थे और हुँ, वो भी, दोनों लोग बैठे हुए थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। हमने मधुशाला का जवाब, उस समय हम हरवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़ रहे थे, तो हमने मधुशाला का जवाब लिखा था। तो हरवंश राय बच्चन जी की मधुशाला आपने पढ़ी होगी, तो वो हाँ, कुछ हाँ, इस बढ़िया। प्रकार से थी कि सजे ना मस्जिद और नमाज़ी कहता है अल्लाह ताला, सज धज कर पर साकी आता बन ठन कर पीने वाला, शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मध्यरालय से, चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागन मधुशाला। कुछ मधुशाला इस प्रकार से हुई थी। तो बाबा, हमने कहा, "बाबा, मधुशाला का जवाब लिखा है हमने।" तो बोले, "क्या जवाब हुँ, लिखा है?" तो हुँ, हमने उन्हें सुनाया कि धधक रही है अंतर्मन में मेरे वो शीतल ज्वाला, जिसकी अग्नि में जलकर मीरा ने पिया विष का प्याला। है साकी में प्रेम पुजारी, प्रेम ही है मेरी हाला, प्रेम ही है मेरा मदिरालय, प्रेम ही मेरी मधुशाला। वाह, और वाह, वाह! इसके अलावा हमने और सुनाया, भाई तुझे मदिरा का प्याला, मुझको नैनों की हाला, तेरी प्यास बुझाए साकी मेरी प्रेम अगन ज्वाला, मदिरालय जाने वालों को मैं बस यह समझाता हूँ, प्रेम का प्याला पीकर देखो व्यर्थ लगेगी मधुशाला। तो वाह, वाह! 8-10 इस तरह के हमने लगातार सुनाते चले गए। फिर हमने हुँ, बाबा हुँ, से पूछा, "बाबा कैसा है?" तो हुँ। बाबा हँसे, मुस्कुराए, बोले, "अच्छा है।" पहली बार बाबा के मुँह से एप्रिसिएशन आया, "अच्छा है।" तो वाह, वाह! उसके बाद हम चले गए बाइक लेकर, बड़ी खुशी हुई मन में। लेकिन अब अगली हुँ, बार जो अब शाम को जो हो रहा है वो हमारे साथ जीवन में अद्भुत घटना घटती है। हम जब हाँ। बाइक लेकर लौट के आ रहे हैं तो बाबा अपने हुँ, बरामदे में बैठे हुए थे। उन्होंने हमें हुँ, रोका, बोले, "इधर आओ।" बोले, हुँ। "सुबह जो तुमने पंक्तियाँ सुनाई थी दोबारा सुनाओ।" अच्छा। हमने उन्हें दोबारा मधुशाला का वो जवाब सुना दिया। हाँ, हाँ। तो बोले, "मैं नहीं जानता कि तुम अपने जीवन में क्या काम करते हो, लेकिन अगर हुँ, ये हुँ, पंक्तियाँ तुमने ही लिखी हैं, तो तुम्हारा हुँ, भविष्य हुँ। इसी क्षेत्र में बनेगा, ये बात तुम आज समझ लो। भविष्य में वाह, जाके वाह, वाह! तुम्हारा नाम इसी क्षेत्र में होने वाला है।" तो हुँ, ऐसा हुँ। लगा जैसे ज्ञानपीठ हमें ही मिल गया। उस दिन तो ऐसे ही लग रहा था कि बिल्कुल, नीरज जी बिल्कुल। अगर बोल रहे हैं तो नीरज जी ज्ञानपीठ से मिल गया। हाँ, नीरज जी से अगर किसी को आशीर्वाद मिल जाए तो बात क्या है फिर? बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने बोला, "मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उसका मतलब मुझे बताना।" तो बोले, "ये हुँ, लाइन ली गई है बाइबल से।" हमने कहा, हुँ, "अच्छा बाबा बोलिए।" तो उन्होंने हुँ। बोला, "ओनली द पुअर एंड द चिल्ड्रन विल गेट द परमिशन टू गो टू द हेवन।" बोले, "इस लाइन का मतलब अच्छा। बताओ क्या है?" हुँ, हमने कहा, हुँ। "बाबा लाइन तो बिल्कुल सिंपल है, हुँ, अर्थ में हुँ। कुछ नहीं है इसके। लेकिन अगर आप हुँ, पूछ रहे हैं तो उसका अर्थ वो हो हुँ, ही नहीं सकता जो हम समझ रहे हैं। इसका अर्थ कुछ और ही हुँ, होना हुँ, चाहिए, तो आप ही बताएँ।" हुँ, हुँ, तो हुँ, हँसे और बोले, "इन्नोसेंट का मतलब क्या है?" तो हुँ, हमने कहा, "बाबा इनोसेंट का मतलब बच्चे से है, छोटा, नादान, इनोसेंट।" हुँ, तो बोले, हुँ, "तुम्हारे अंदर आज भी वो वाला बच्चा ज़िंदा है जो इस उम्र में लोगों में मर जाता है। तो अपने इस हुँ, बच्चे हुँ, को हुँ, कभी हुँ। मत मरने देना और मुझे एक हाँ। वचन दो।" उन्होंने उस दिन हमसे एक वचन लिया। बोले, "मुझे एक हुँ, वचन दो, तुम लिखना कभी नहीं छोड़ोगे। पढ़ोगे, हुँ, हुँ, हुँ। पढ़ोगे, पढ़ोगे, पढ़ोगे और लिखोगे, लिखोगे, लिखोगे। हाँ, और बिलीव मानिए हाँ, तब से बहुत हम बढ़िया। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं।" तो बिल्कुल, उसके बहुत बाद अच्छा, से बहुत हमारी अच्छा। लाइफ परिवर्तित होती है। उसका जो भी साहित्यकार घर पे आता था, हमें बुलाया जाता हुँ, था, "इससे मिलो ये अमिताभ है, हुँ, बहुत अच्छा लिखता है। इससे मिलो ये हाँ, हाँ। अमिताभ है, हाँ, बहुत अच्छा लिखता है।" 4-5 हुँ, बार हुँ, टीवी पे प्रोग्राम कराए गए और फिर हुँ, एक हुँ। बार हमें शहरयार पुरस्कार मिला, एक बार हमें यूनिवर्सिटी में अच्छा, एक प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया। तो शहरयार हाँ, पुरस्कार बहुत भी मिला। बढ़िया। तो हाँ, नीरज जी ने बहुत एप्रिशिएट किया, नीरज जी की वजह से सब हाँ। कुछ होता था। नहीं, निश्चित रूप से कोई अगर इतना बड़ा गुरु मिल जाए कोई आपको और स्वतः बिल्कुल, मिल जाए गुरु आपको और एक ईश्वर की कृपा होती है कि आप अनायास वहाँ पहुँचे आप लोग, मकान वहाँ पे बिल्कुल। लिया उसके बाद में उनकी कृपा भी मिली। अगर आप सर ईश्वर पहली भी बार चाहता, हमें लगता है ईश्वर भी चाहता था ऐसा, कि ऐसा हो। निश्चित रूप से ईश्वर ईश्वर ही चाहता है किस व्यक्ति से क्या काम कराना है, ईश्वर वो काम करा देता है निश्चित रूप से।
तो ये तो निश्चित बताया आपने कि ये जो संस्मरण था रियली बहुत एकदम रोमांचक संस्मरण था कि व्यक्ति जो बचता है, जिस व्यक्ति से इतने बड़ी छत छाया है, इसलिए कि कमी ना निकालें, इसलिए दूर रह रहे हैं, फिर भी वो एक हाँ, समय आता है कि वो सुन ही लेते हैं, स्वयं बुला के सुन ही सुन ले। लेते हैं और उसके बाद में उसको एप्रिशिएट करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत। तो अब एक रचना आपकी हो जाए, और ये रचना तो आपने बताई जो कि संस्मरण में थी, जी, फ्रेश जी, एक जी। रचना आपका, जैसे रचना की चलिए हम एक दृष्टि रचना से। चलिए हम एक रचना सुना देते हैं आपको। गज़ल, हम क्योंकि मोस्टली हमारे आजकल गज़ल दर्शक, लिख रहे हैं, तो हाँ, गज़ल ही हाँ, सुनाते हैं स्वाभाविक सी आपको। बात है। हाँ, हाँ, गले से बिल्कुल। मुझे किसी से गिला नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं है, ज़मीं पे कोई खुदा नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं है। यूं रूठ कर मुझसे दूर जाना, यूं रूठ कर मुझसे दूर जाना, ये बेरुखी है, अदा नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं, ज़मीं पे कोई खुदा नहीं, जो नाम दिल में बसा है मेरे, जो नाम दिल में बसा है मेरे, नसीब में वो लिखा नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं है, ज़मीं पे कोई खुदा नहीं है। ईद आ रही है, ईद के लिए एक शेर है। तुझे मुबारक हो ईद तेरी, तुझे मुबारक हो ईद तेरी, के चांद मेरा दिखा नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं है, वाह, वाह, वाह! ज़मीं पे कोई खुदा नहीं है। और शेर है, किसी फरेबी को छोड़ देना, किसी फरेबी को छोड़ देना, दगा तो है पर बुरा नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं है। और शेर है, वही तो हारा है जिंदगी में, वही तो हारा है जिंदगी में, जो गिर के वापस उठा नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं है, मुझे किसी से गिला नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। वाह, वाह, वाह! मुझे किसी से गिला नहीं है। बहुत अच्छी, मतलब एक निश्चित रूप से ये धन्य रचना है आपकी, लिखी आपने लौकिक प्रेम के ऊपर लिखी है निश्चित रूप से, लेकिन ये आपकी ये गज़ल कहती है कि किसी दिन अगर आप सूफ़ी भी लिखेंगे तो सूफ़ी बहुत अच्छा लिखेंगे जी, निश्चित रूप जी, से। जी, जी, जब जी, बहुत जी, अच्छा जरूर। लिखेंगे, क्योंकि जब इस टोन में जब लिखी जाती है गज़ल किसी की, तो टोन बहुत, वो जो टोन होती है बहुत ऊँचाई कोई है, अगर रचना के शब्द मिल जाएँ बहुत अच्छे। तो ये रचना लगी, बहुत अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी, दर्शकों को अच्छी लगी होगी। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं छोटू सिंह प्रजापति जी, और आपके परम मित्र प्रदीप चौहान जी। अरे धन्यवाद। बहुत कुछ तारीफ कर रहे हैं, मानव सिंह राणा तारीफ कर रहे हैं, और गुलजार सिंह यादव हमारे साथी हैं, वो तारीफ करें, लगातार साथी लोग जुड़े हुए हैं, और धन्यवाद सबको, धन्यवाद। सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। उन कमेंट्स को कभी-कभी मैं लिख देता हूँ सामने, मैं डिस्टर्ब ना हो जाए, मैं और आप थे इसलिए उनकी तारीफें नहीं लिख रहा था। जब उन्होंने अ, रचना की जी, तारीफ जी, की है, तब मैंने उनका कमेंट यहाँ उस पे दिया है, क्योंकि जी, जी। सिर्फ हमारी आपकी शकल की तारीफ करने को स्क्रीन पे दिखाने में आनंद नहीं है। जब रचना की तारीफ की, तो बात कहने की बात है। धन्यवाद, धन्यवाद सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ प्रश्न व्यक्तिगत होने वाला है थोड़ा-सा, तो जी, क्योंकि जीवन में बहुत से हमारे काउंटर पार्ट होते हैं, हमारे बहुत से स्टेक्स होते हैं, लेकिन मेन स्टेक हमारी लाइफ का होता है, माता-पिता होते हैं हमारे। जी, तो जी। माता-पिता से आपसे क्या-क्या शिक्षा मिली है? दोनों में से अलग-अलग क्या शिक्षा मिली है? दोनों में से किसको अधिक वरीयता देते हैं उनकी शिक्षाओं को आप? प्रश्न समझ पा रहे हैं मेरे? अ, बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, आवाज आपकी कट के आ रही है जी, लेकिन हम समझ पा रहे हैं, आवाज आ रही जी, है। आपने पूछा कि दोनों में से कौन अधिक प्रिय है, तो सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि दोनों आंख में से कौन सी आंख ज्यादा अच्छी लगती है आपको, राइट वाली या लेफ्ट वाली? हाँ। तो ये उसका शिक्षाएँ उत्तर देना उनसे, बड़ा मुश्किल हाँ, काम है। उनसे क्या-क्या शिक्षाएँ मिली और उस शिक्षा में किसको वरीयता देते हैं? प्रिय तो है निश्चित रूप से, लेकिन जी, जी। माताजी से क्या शिक्षा मिली, पिताजी से क्या शिक्षा, उस शिक्षा में किसको अधिक वरीयता दी आपने जीवन में? हम आपको देखिए ऑनेस्टली बताएं तो हमारे जो फादर थे, तो जी, वो हमने जब से हमारा जन्म हुआ हमें ऐसा लगता है हमने उनको बीमारी देखा। उनको पार्किंसन ओह! नाम की एक डिसीज थी, पार्किंसन एक जी, बीमारी थी।
तो हाँ हाँ हाँ, बीमारी होती, बड़ी भयंकर बीमारी तो होती उसमें है उनका वो। जो बॉडी थी उनकी वो धीरे 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 डेमोलिश हो रही थी। तो जी जी। इस हालत में भी वो ट्रांसफरेबल जॉब था उनका, अलग अलग शहर में अकेले हाँ जाते थे, अकेले रहते हाँ। थे, अकेले ही उनका खाना पीना होता था, सब होता था। तो हिम्मत क्या हम्म। होती है, हौसला क्या होता है, ये तो हमारे को हाँ अपने फादर को देखकर मिला। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताएं, अलीगढ़ में एक बार डॉक्टर दिनेश शर्मा के उनके पैर में फोड़ा हो गया था, वो दिखाने गए जी। थे। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एक सुई लेके उनके पैर में डाल दी हम्म और पूरा मवाद बाहर निकाल दिया और कस के उसमें दबा हम्म दिया। डैडी, हम्म हमारे फादर जो थे वो ऐसे उसको फोड़े को देखते रहे। तो डॉक्टर ने बड़े हैरानी से पूछा, आपको दर्द नहीं होता क्या? तो हमारे फादर हम्म। का जवाब था, अगर चिल्लाऊंगा तभी मालूम पड़ेगा क्या दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, दर्द तो हो रहा दर्द है होने के लेकिन लिए वो चिल्लाना बताना नहीं जरूरी चाहते। थोड़ी है, बताना नहीं चाह हम्म। रहे। तो जो हिम्मत थी, तो ऐसी जी अद्भुत हिम्मत हमने किसी और व्यक्ति में नहीं देखी। ये हौसला जी जी फादर से हमें मिलता है। और माता जी जी। से तो सारी चीजें, बचपन में पहला गुरु माँ ही होती है, तो बाकी सब हाँ जो है वो माँ ही ने सिखाया। फादर तो हमेशा बिल्कुल बाहर ही बिल्कुल रहे। बिल्कुल। जी हाँ, माँ के साथ में क्योंकि नौकरी ऐसी होती है तो नौकरी में माता के साथ ज्यादा बच्चे का रहना होता है। बिल्कुल और बिल्कुल। डैडी, हाँ, डैडी मोस्टली तो ट्रांसफर पे थे, तो सैटरडे संडे आते थे, जी तो जी। उसके बाद वो चले जाते थे, 2 दिन के लिए आते थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि पिताजी दूर रहते थे और वीकेंड्स में आते थे। माताजी का सानिध्य मिला, माताजी से शिक्षा मिली और पढ़ाई पे ध्यान दिया। पढ़ाई पे ध्यान देने के बाद में आप साहित्य में आए। निश्चित रूप से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, और जीवन में जो होना है वो होता है, लेकिन जो होना है वो होता उसी व्यक्ति के साथ होता है जो कि कुछ ना कुछ करता रहे। जब कुछ करेगा ही नहीं जी, तो फिर तो उसको क्या होगा उसके साथ वो स्वयं सोच भी नहीं सकता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। रहा और आज बहुत अच्छा हमारा चल रहा है अभी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में और कुछ अटपटे प्रश्न कोई एक दो आते हैं। हालांकि आपने एक अपना संस्मरण बताया था ट्यूशन के समय का, तो हाँ वो एक साधारण था, लेकिन फिर भी एक प्रश्न हमारे एक साक्षात्कार में आता है कि आजकल एक सब चीटिंग का बहुत अधिक यूज हो रहा है, चीटिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, तो ये जानना चाहेंगे कि बचपन में या किशोरावस्था में या युवावस्था में कभी भी, तो क्या कभी अल्लड़पन में या मजाक में कभी आपने चोरी या चीटिंग या ब्लफ करने का प्रयास किया है कभी, और उसका क्या परिणाम हुआ? उससे अगर किया भी है तो उससे क्या सीखा फिर आपने? सभी लोगों के जीवन में घटनाएं इस प्रकार की चीटिंग होती तो हैं। की है, झूठ नहीं बोलेंगे, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। चोरी जी जी, वगैरह हाँ नहीं, कभी नहीं करी क्वालिटी है लाइफ ना। में। हाँ, लेकिन जी चीटिंग तो करी है। एग्जाम में कभी कोई जी जी। क्वेश्चन नहीं आया तो बराबर वाले से पूछ लिया। तो हाँ हाँ वो पर्चे पर्चे भी ले गए, कॉलेज स्कूल में, कॉलेज में पर्चे भी हाँ लेके गए हैं। हाँ तो हाँ ये हाँ ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल। और एक बार हमारे जी टीचर ने पकड़ भी लिया था, फिजिक्स के टीचर थे, मिस्टर एस ओहो। सी मित्तल नाम था उनका। डीएस इंटर कॉलेज जी की बात है, अलीगढ़ में। तो उन्होंने पकड़ भी लिया जी। था। तो बाद में उन्होंने बड़ी ओहो। डांट भी मारी। बोले, यार हाँ तुम अच्छे हाँ। घर के लड़के हो, ऐसे हरकतें करोगे तो यार ऐसा नहीं चलेगा। बड़े हम्म अच्छे टीचर थे। हम्म तो बड़ी डांट भी हम्म। मारी, लेकिन गुरुजी की शिक्षा काम आई और भविष्य में हाँ फिर दोबारा नहीं किया जैसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा तो व्यवसाय ही ऐसा है इसका, इसमें चीटिंग बहुत होती है, ब्लफ बहुत होता है, चोरी बहुत होती है। तो जो व्यक्ति ये सब नहीं करेगा वो बहुत आगे जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे अच्छा, यहाँ आप तो रचना कविताओं में आज भी चोरी की बात कर, आप कविताओं में चोरी नहीं की नहीं बात कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, वो तो बात ही जीवन की बात हो रही है, कविताओं की बात नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूँ हमारा अच्छा व्यवसाय ऐसा है कि अगर कहीं चीटिंग होती है तो हम लोगों के साथ तो चीटिंग अक्सर होती रहती है। और होती हम में रहती से है। कुछ कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं ऐसा करते भी हैं। तो जब हमारे निश्चय कर करते लिया कि थे। हम कभी चीटिंग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ ऐसा नहीं होना है। और क्योंकि हम चीटिंग नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी शायद चीटिंग ना हो, ये निश्चित रूप से ऐसी जी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और प्रश्न होता है कि आप काफी समय से लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं निश्चित रूप से। तो जो नए रचनाकार हैं जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और वो कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, और कौन सा सरल या कठिन रास्ता? आमतौर पे लोग सरल रास्ता पूछते हैं, तो आप सरल रास्ता या कठिन, जी जो भी रास्ता बताना चाहें उनके लिए वो आप सुझाव दें उनको। सर, हम कहना चाहेंगे यहाँ पे कि कविताएं कभी सीखी नहीं जा सकती। आप कविता की ग्रामर तो सीख सकते हैं, छंद सीख सकते हैं, गजलों के मीटर बहर अरकान सीख सकते हैं, लेकिन थॉट्स तो आपके अंदर से, दिल के अंदर से निकल कर आते हैं। तो वो, आप अगर इंस्टीट्यूट अगर आप देखें तो आपको संगीत का इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, डांस का इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, पेंटिंग का इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो आपको कविताएं सिखाती है। और वो इसलिए नहीं है बिल्कुल क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल कविताएं अंदर से ही निकलती हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए, कविताएं सीखने के लिए आपसे, जिसके अंदर ये बीज है, हमें नहीं पता ये बीज हमारे अंदर 5 साल नीरज जी की किताब पढ़ पढ़ के पैदा हो गया है, क्या हुआ, शायद यही हुआ है हमारे साथ, तो यही हुआ है। 5 साल हमने नीरज जी की किताब पढ़ते गए और वो बीज अंकुरित होता गया अंदर।
लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप लिखते हैं, आपके अंदर ये बीज है, तो इसको आपको पोषित करना होगा। और पोषित करने का सबसे अच्छा तरीका, हमने एक बार नीरज जी से ही पूछा था कि बाबा अच्छा लिखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक मंत्र दिया था। उन्होंने बोला पठन, मनन और चिंतन। बोले आप जितना अच्छे से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ते चले जाओ, और केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पठन के बाद आपका मनन होना बहुत जरूरी है, आप उसको मनन करें, और उसके बाद चिंतन भी करें कि ऐसा क्यों हुआ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो भैया धागा प्रेम का धागा है, तो आप चटकाई क्यों रहे हो, तोड़ी क्यों रहे हो। नीरज जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हम्म, देकर इसको बड़े विस्तार से चीजें बताई। तो हाँ यही हाँ था कि आपको चिंतन करना भी आवश्यक है। रहीमन सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। तो नीरज जी का कहना जी था कि अगर यदि वो इतना ही सुजन है तो रूठा क्यों, और अगर हाँ इतना ही अच्छा था तो आपने ऐसा मौका ही क्यों दिया कि वो रूठ जाए। इस चीज पे विचार करो। हम्म, जब तक आप इन चीजों में विचार नहीं करोगे, आपको वो नहीं लिखने के लिए जो बीज चाहिए, जो आपको हाँ तत्व चाहिए, वो नहीं हाँ मिलेगा। तो चिंतन करना बहुत बिल्कुल। जरूरी है, चिंतन के बिना हाँ पॉसिबल नहीं है। चिंतन करना, वहीं से कविताएं उपजेंगी निश्चित रूप से, और कविता वहीं से उपजेंगी आपकी तो हम लोग कविता आगे होती है। बढ़ेंगे। जी 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 अभी अभी आपकी बात से याद आ गया मुझे, अभी सिर्फ 3 दिन पहले की घटना है। तो जी हम अभी एक कार्यक्रम से आ रहे थे, और जी। आदरणीय कीर्ति काली जी हमारे साथ में थी गाड़ी में। ओ तो बात, जी जी जी। हाँ तो बात थी, मैं था, श्रीमती जी थी, डॉक्टर कीर्ति काले थे, एक कवित्री और थी उसमें, हमारे साथ ही आ रहे थे हाँ हम लोग। तो बात सीखने की आ रही थी, कविता कहाँ सीखी जाती है, कैसे सीखी जाती है। कोई साइंस वाला अच्छी कविता लिखता है, कॉमर्स वाला अच्छी लिखता है, और हाँ, हिंदी वाला अच्छी नहीं लिख पाता है, ये बातें चल रही थी। तो हमने उनसे कहा, मजाक मजाक में हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है, हिंदी वाले अच्छे कविता नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि कविता तो सिर्फ साइंस वाले, कॉमर्स वाले और साहित्य वाले, हिंदी वाले बराबर ही पढ़ते हैं। क्योंकि पूरी साहित्य में गद्य में क्या लिखा है, ये लिखना तो बहुत सिखाया जाता है, कविता लिखना कहीं सिखाया नहीं जाता है। कविता जी आपकी 4 लाइन की, उसका अर्थ 2 पेज में कराने को पूरे, मतलब 5वीं क्लास से लेकर एमए तक बताया जाता है। ये कहीं नहीं कहा बिल्कुल जाता कि आप 1 पेज की, आपको गद्य दिया है, उस 1 पेज में से आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है। मैंने, हमारे पाठ्यक्रम में कविता तो है ही नहीं, तो फिर साहित्य वालों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा लिख सकते हैं बेचारे। उनकी मजबूरी है, उनकी पढ़ते जो कविता लिखना सिखाई नहीं जाता। कविता तो निश्चित रूप से जन्म लेती है, चाहे वो साहित्य का व्यक्ति हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, वो बराबर लिख सकता है, सिर्फ कविता जन्म का। तो वो वो अंदर अंदर ठीक से है सर, निकलेगी, चलो आपको अंदर से निकलेगी। निश्चित रूप, वो आपकी बात की पुष्ट होती है। पॉज हो गया सर तो आपका वीडियो। जी हाँ। और अभी समय हमारा पूरा होने को है, हमारा 40 मिनट का कार्यक्रम होता है, 9:40 तक कार्यक्रम का समय था जी जी हमारा। तो अभी हम चाहेंगे कि एक रचना आपकी सुनना चाहेंगे, और जरूर। वो रचना अगर आप सुनाए हमें तो हमारे को, जी हम एक गजल और पढ़ देते हैं। समय का प्रतिबंध कोई नहीं है, समय का। आपकी गजल 5 मिनट की होगी, 6 मिनट, जो भी होगी, उसका प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त होने का समय होता है, लेकिन समाप्त तभी होता है जबकि अच्छी तरह सुन लेते हैं व्यक्ति को, तो उसके बाद में। जी एक गजल पढ़ देते हैं हम। जी जिंदगी की ख्वाहिशों का दायरा कुछ भी नहीं, जिंदगी की ख्वाहिशों का दायरा कुछ भी नहीं, इस जहां से उस जहां का फासला कुछ भी नहीं, जिंदगी की ख्वाहिशों का दायरा कुछ भी नहीं, हैं अभी दिलकश नजारे, चांद तारे ये जमीन, हैं अभी दिलकश नजारे, चांद तारे ये जमीन, 4 दिन के बाद क्या हो क्या पता कुछ भी नहीं, 4 दिन के बाद क्या हो क्या पता कुछ भी नहीं, टूट कर बिखरे हैं तेरे पंख तो कुछ गम न कर, टूट कर बिखरे हैं तेरे पंख तो कुछ गम न कर, साथ घर है हौसला तो क्या गया कुछ भी नहीं, वाह वाह वाह। साथ घर है हौसला तो क्या गया
कुछ भी नहीं। जो कमाई कर रहा है रात दिन मर मर के तू, जो कमाई कर रहा है रात दिन मर मर के तू, साथ क्या ले जाएगा सच सच बता, कुछ भी नहीं। साथ क्या ले जाएगा सच सच बता, कुछ भी नहीं। और शेर है, आंख से गिर कर जो टूटा उम्र भर का ख्वाब था, आंख से गिर कर जो टूटा उम्र भर का ख्वाब था, बाद उसके क्या हुआ, क्या क्या हुआ कुछ भी नहीं। बाद उसके क्या हुआ, क्या क्या हुआ कुछ भी नहीं। और अंतिम शेर है, प्यार का इजहार कर पूछा जो उनका फैसला, प्यार का इजहार कर पूछा जो उनका फैसला, उसने बस नजरें झुका दी और कहा कुछ भी नहीं। उसने वाह बस नजरें झुका दी और कहा कुछ भी नहीं। वाह, जिंदगी की ख्वाहिशों का दायरा कुछ भी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से बहुत दार्शनिक विचार रखते हुए प्रेम की धन्यवाद सर। आपकी रचना थी। और गजल तो प्रेम की होती है निश्चित रूप से। गजल तो किसी नफरत में लिखी नहीं जा सकती, गजल तो होती जी ही जी प्रेम जी। के लिए है गजल तो बहुत अच्छी। और मतलब बड़ा दार्शनिक विचार इसमें थे। क्या कहा थैंक यू जाए, सर। इसको फिलोसफी कहा जाए या क्या कहा जाए, बहुत अच्छा फिलोसफिकल एक थैंक यू। रचना थी। बहुत अच्छा आपके जीवन के बारे में आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छा हमारे जो कार्यक्रम का रिलॉन्च हुआ। निश्चित रूप से हमने बहुत अच्छे शायर के साथ में ये किया। और थैंक यू। शर्मा जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो कि सब शब्द दर्पण समूह के हैं और हमारे सब शब्द दर्पण ई पत्रिका के हैं, हमारे जो पुस्तकें छापते हैं, प्रकाशन है उसके लेखक हैं, सभी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश आपका हमारे समूह के लिए, तो वो संदेश निश्चित रूप से दें, जिसके बाद में हम समापन की प्रक्रिया। जी, हमें बहुत अच्छा लगा सर इस प्रोग्राम में आकर। और जैसा आपने बोला संदेश के लिए, तो हम वही कहना चाहेंगे। अधिकतर लोग शब्द शब्द साहित्यिक ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोग साहित्यकार ही जुड़े हुए हैं इसमें, और शायद अभी वही लोग हमें सुन रहे हैं। तो यही कहना जी चाहेंगे, जी जो नीरज जी ने हमसे कहा था कि जीवन में अच्छा लिखने के लिए चोरी नहीं चलेगी, किसी और की कविता से आप अंश चुरा के लिखें वो गलत हो जाएगा। पढ़ें, पढ़ें और पढ़ें। जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप जब 10 अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हो सकता है आप 10 अच्छी गजल कह पाएं। तो पढ़ने पर विशेष ध्यान दें। और जो नीरज जी ने बोला, पढ़ने के बाद पठन मनन और चिंतन, वो बहुत जरूरी है। सभी पाठक श्रोताओं को हमारी शुभकामनाएं इसी संदेश के साथ हम देना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। और हम अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं से शर्मा जी को परिचित कराने के लिए लाए और सभी से आग्रह करते हैं कि शर्मा जी को इस कार्यक्रम को सुने। इस कार्यक्रम के पश्चात शर्मा जी अभी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फेसबुक का लिंक, अपना इंस्टाग्राम का लिंक, अपना यूट्यूब का लिंक दे देंगे। वो आपको जी जरूर। आधे घंटे का मिल जाएगा। तो आप उनको भी फॉलो करें, आपका यूट्यूब पे भी जाएं, आपके इंस्टा पे भी जाएं, आपके फेसबुक पे तो आप निश्चित रूप से शामिल हैं ग्रुप में, तो जाएं, फॉलो करें। और शर्मा जी से एक अपेक्षा और रखूंगा मैं कि जो हमारे जी साथी जो दर्शक हैं, जो कि अभी आए हमारे साथी, उनको आज या कल जब भी आपको समय मिले उनको उत्तर देने का प्रयास करें। क्योंकि जब किसी हम सर। रचनाकार को लाते हैं तो हमारे दर्शक और चाहते हैं कि अगर उनकी प्रशंसा की है तो उनसे उत्तर के 2 शब्द और मिल जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको। तो बहुत अच्छा लगा। जरूर और मैं जरूर, अभी निश्चित रूप हाँ, कुछ साथी ऐसे नाम देख नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग हमारे होता है स्ट्रीम ऐड को परमिशन नहीं देते हैं, तो हम शो के से। जी दौरान उनके नाम नहीं जान पाते हैं। फिर भी मानव सिंह राणा जी जो कि हमारे समूह के अध्यक्ष हैं, गुलजार सिंह यादव जी, छोटू सिंह प्रजापति जी और प्रदीप चौहान जी और कई साथी जिनके नाम नहीं आ रहे हैं, और वो भी हमारे साथ थे इसके
लाइव समाप्त होने के बाद में उनके उत्तर मैं दूंगा और उनको और धन्यवाद दूंगा। सर जाने से जी। पहले हमारे अगर एक पसंदीदा शेर है वो सुनाना चाहेंगे? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, वो तो निश्चित रूप से जाते-आते तो कम से कम ये आपको सुनाना ही पड़ेगा आपको। प्रोग्राम में आपने बुलाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर कोई त्रुटि हो गई है उसके लिए एक शेर है कि शिकायत हो अगर मुझसे ज़ुबान से बोल देना तुम। शिकायत हो अगर मुझसे ज़ुबान से बोल देना तुम, मेरा खामोशियाँ अक्सर कलेजा चीर देती हैं। बहुत-बहुत वाह! धन्यवाद सर। निश्चित रूप से नहीं, सभी लोग बोलेंगे, आपकी अच्छाई कहीं कमी होगी उसे भी दुरुस्त करेंगे। हमारे साथ में बहुत सीनियर लोग भी हैं निश्चित रूप से, और वो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। और अभी हमारे जी, साथी धन्यवाद। हंसराज हंस प्रयागराज से अभी उपस्थित हुए, बहुत-बहुत आभार। और हमारे आयोजन की तारीफ कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं हंसराज हंस जी। आप धन्यवाद। बहुत अच्छे धन्यवाद। साहित्यकार हैं, और हमारे अच्छे मित्र हैं। धन्यवाद। हंस जी, बहुत-बहुत आपका आभार। तो सभी को प्रणाम कह रहे हैं, सभी को धन्यवाद भी कह रहे हैं। जी, सभी हंस जी, श्रोताओं को हमारा धन्यवाद। प्रणाम और धन्यवाद। और हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। पुनः फिर मिलेंगे। जिस प्रकार अमिताभ शर्मा जी आए, इसी तरह हमारे साथ और भी साथी आएंगे, रचनाकार आएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले कार्यक्रम में अमिताभ शर्मा जी का सक्रिय सहयोग मिलेगा, उस रचनाकार को भी उत्साहवर्धन मिलेगा। और निश्चित रूप से धन्यवाद, आभार, नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम हमारा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर।